और नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? और हमारा जो ये शारीरिक शिक्षा का सीरीज चल रहा है, आज हम अपने इस सीरीज का 15वां पेपर का पार्ट 1 लेके आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसलिए बांट दिया, बहुत लोग कहना है कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है जिसके कारण वो परेशानी हो रही है, तो मैंने इसको दो भाग में बांट दिया और प्रत्येक पार्ट में 5-5 क्वेश्चन का विश्लेषण किया गया है। तो अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कृपया वीडियोज को लाइक करें, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे टीम मेरा हौसला बढ़े और जो भी वीडियो मैं अपलोड कर डालूँ वो आप लोग के यहाँ नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत मिल जाए। तो आइए आज का हम पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा संगठन देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व करता है? यानी कौन सा संगठन, यानी ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है, यानी देश में एक संगठन है जो ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व करता है। ऑप्शन है आईओसी, आईएफसी, एनजीबी, एनओसी। तो अगर हम बात करें ऑप्शन है आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है की स्थापना 1894 में पियरे डे कुबर्टिन की अध्यक्षता में हुई, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। और यह जो आईओसी है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो पूरे विश्व में आधुनिक जो ग्रीष्म और शीत ओलंपिक खेले जाते हैं उसके आयोजन के लिए जिम्मेदार होती है और एक गैर सरकारी संगठन है। और ऑप्शन बी आईएफसी की बात करें तो आईएफसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। इसका काम होता है जो विश्व भर में जो देश या क्षेत्र पिछड़े होते हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनके लिए फंड यानी कि वित्त की प्रबंध करता है। और ऑप्शन सी एनजीबी की बात करें तो नेशनल ग्रांड ब्यूरो होता है, ये अमेरिका के सैनिकों से संबंधित एक तरह की संस्था है। तो और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एनओसी। एनओसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ओलंपिक कमेटी। नेशनल ओलंपिक कमेटी, जैसे कि हम जानते हैं हर देश का अपना अपना एक ओलंपिक कमेटी या संगठन होता है। जैसे अपने देश भारत का है आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक वैसे ही प्रत्येक देश का अपना अपना एक एनओसी होता है जो अपने देश में या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में या ओलंपिक आंदोलन में अपने देश का नेतृत्व प्रदान करता है। और इसके ऊपर जो आईओसी होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का नियंत्रण होता है, उसके अंडर में ये आईओ एनओसी काम करती है और किसी भी ओलंपिक खेल या ओलंपिक आंदोलन में अपने देश का नेतृत्व करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर एनओसी होता है। जब हमारा एनओसी बनना चालू हुआ, यानी कि 1894 में जब राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटियां बननी शुरू हुई, तब से लेके आज तक 206 यानी 2020 तक 206 ओलंपिक कमेटी बन चुकी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी एनओसी है। अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं कि किस के अधिक सेवन से नपुंसकता का खतरा बढ़ता है। यानी कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन होते हैं इसमें ड्रग्स हैं, जैसे कैफीन, स्टेरॉयड, देसी मदिरा, कोकीन। तो इसमें से किसका सेवन से व्यक्ति नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है? तो जो जो ये चारों ऑप्शन दिए गए एक प्रकार के ये ड्रग्स होते हैं जिसके माध्यम से हमारी मांसपेशी क्षमता, तंत्रिका क्षमता बढ़ जाता है कुछ समय के लिए। अत्यधिक सेवन ही हमारे लिए नुकसानदायक होता है। एक प्रकार से खेलों में प्रयोग किए जाने वाला सब एर्गोजेनिक एड्स के रूप में लिया जाता है। एर्गोजेनिक एड्स मतलब वैसी प्रक्रिया जिससे हमारे प्रदर्शन को बेहतर करे। ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन ए है कैफीन, कैफीन की अगर हम बात करें तो ये सामान्य रूप से ज़्यादा उपयोग करने वाला एक तरह का मादक पदार्थ है जो आमतौर पर हम चाय कॉफ़ी के रूप में भी प्राप्त करते हैं। और ये दिमाग
इससे क्या होता है, दिमाग की उत्तेजना, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होती है, जिससे खिलाड़ी को या व्यक्ति को नींद नहीं आती। और विश्व में सबसे प्रसिद्ध ड्रग्स कैफीन को माना जाता है। और ये मानसिक शारीरिक उत्तेजना, अंदर हमारी उत्तेजना बढ़ाती है और व्यक्ति से अवसादग्रस्त भी हो सकता है। क्योंकि अगर इसके लेने के बाद, कैफीन लेने के बाद अगर व्यक्ति अपने प्रैक्टिस वाला न हो, यानी कि अपनी जो भी उसकी कार्यशैली, जिस कारण वो ले रहा है कैफीन, अगर उससे उसको यूज न कर पाता हो तो उसके अंदर एक अवसाद बन जाता है, शारीरिक खतरा आने लगता है और व्यक्ति का हार्ट पे सीधा इसका असर पड़ने लगता है। और अगर हम बात करें देसी मदिरा, तो शराब आजकल के समय में सामाजिक व स्वीकृति वाला मादक पेय पदार्थ बन गया है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र पे पड़ता है। इससे क्या होता है ना, व्यक्ति की जो होते हैं सीधे लीवर को इफ़ेक्ट करता है और इसकी अत्यधिक सेवन से शरीर की जो सभी तंत्र नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति की जो मानसिक संतुलन होती है वो बिगड़ जाती है, वो अनबैलेंस होता है। और हम कोकीन की बात करें, ऑप्शन डी कोकीन की बात करें, तो यह ड्रग्स जो होते हैं सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और मानसिक व शारीरिक रूप से सहनशील भी बनाता है, जिससे हमें और ये कोकीन जो होता है एक इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है और इसका काम जो होता है 10 से 15 मिनट के बाद शुरू करता है। और मुख्य रूप से ये जो होता है हमारे हार्ट को फेल करता है ज़्यादा अगर इसका प्रयोग करें। और ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, स्टेरॉयड। इसको हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दुनिया में सबसे अधिक, यानी खेल की दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला एक मादक पदार्थ होता है। डोप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मांसपेशी की जो ताकत होती है, ताकत में बढ़ोतरी होती है। और इसका बढ़ोतरी के कारण होता है कि ये इसका जो फार्मूला होता है वो व्यक्ति के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसके ठीक जैसा इसका गुण और रचनाएं पाई जाती हैं। तो और इससे क्या होता है कि शरीर जो महिलाएं लेती हैं तो उनका जो आवाज़ का भारी हो जाना होता है और उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं और इससे उनके अंदर की नपुंसकता का खतरा बढ़ने लगता है। अगर हम इसको जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड है इसकी बात करें तो पूर्ण रूप से इसको हम एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड के नाम से जानते हैं, जिसमें से एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुषत्व, यानी पौरुष का गुण, और स्टेरॉयड मतलब ऊतक निर्माण, यानी कि स्टेरॉयड से हमारा पौरुषत्व का ऊतक जो निर्माण होता है, पुरुष के जो ऊतक होते हैं उसका निर्माण महिलाओं में भी होने लगता है, जिसके कारण उनके अंदर नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड पदार्थ होता है जो। अब प्रश्न संख्या 3 है कि उच्च मांसपेशी गतिविधि के दौरान कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की तीव्र सप्लाई करता है। यानी कि जब हम कोई उच्च गतिविधि करते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, तो उसके दौरान कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की तीव्र सप्लाई कौन करता है? ऑप्शन है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, आयरन, ए और बी दोनों। अगर हम ऑप्शन सी आयरन की बात करें तो एक प्रकार का ये आवश्यक तत्व होता है शरीर में, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर रक्त के निर्माण में या हीमोग्लोबिन जो होता है उसके निर्माण में मदद करता है। इसकी जो अधिकता होती है, इसमें शरीर में जो अधिक से अधिक मात्रा होती है आयरन की, वो रक्त में पाई जाती है। और क्योंकि जो हमारा रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीम मतलब आयरन, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अंडों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है आयरन होता है, इसलिए जो अधिक से अधिक जो
आयरन होते हैं शरीर में वो रक्त में पाए जाते हैं, जो एक प्रकार का वर्णक है जिसके कारण हमारा जो ब्लड सेल आरबीसी रेड ब्लड सेल है वो लाल दिखाई देता है इसी कारण। तो और हम अगर मायोग्लोबिन की बात हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में पाया जाता है, और इससे क्या होता है ना, रक्त ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उनको आकर्षित करने का, अपने अंदर अवशोषित करने की एक क्षमता पाई जाती है। ठीक। और जहाँ जहाँ भी शरीर के अंदर सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन जो होता है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक। और बाहरी जो वेस्ट मटेरियल जैसे उत्सर्जन करने के लिए जो गैस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और बाहर फेफड़े में ले आकर छोड़ देता है। और हम ऑप्शन ए जो प्रश्न का सही उत्तर है अगर उसकी बात करें तो मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन क्या करता है, लोहा और ऑक्सीजन का ये भी एक संयुक्त रूप है जो कंकाल मांसपेशी में पाया जाता है। यानी कि ये जो हमारे अस्थि से जुड़ी हुई मांसपेशियां होती है उसमें पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की क्षमता होती है। मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को साथ क्रिया करने की क्षमता होती है, और ये ऑक्सीजन को जमा कर लेती है मांसपेशियों के उनके कोशिकाओं में। और जब हमें ज़्यादा जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन टेंशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, तब इस मायोग्लोबिन के द्वारा जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो जमा की गई ऑक्सीजन होता है उसका प्रयोग करता है, और हमारी जो कार्डियो रिस्पिरेटरी जो हृदय और रिस्पिरेटरी श्वसन तंत्र है उसको सुचारू रूप से चालू रखता है। और इसके साथ साथ जो मायोग्लोबिन है हमारी उच्च मांसपेशी जो गतिविधियां होती हैं, यानी कि जो तीव्रता होती है मांसपेशियों में उसके दौरान कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन तीव्र सप्लाई करता है। क्योंकि जब हम उच्च मांसपेशी गतिविधि यानी कि कोई हमारी जो गतिविधि की जो इंटेंसिटी तीव्रता बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पे व्यक्ति अनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन रहित एक्सरसाइज करता है। जैसे हम 100 मीटर स्प्रिंट करते हैं तो ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते, तो यही मायोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया में रखा रहता है, उसी ऑक्सीजन का वहाँ पे उपयोग होता है। तो उसी को प्रश्न में पूछ रहा है कि उच्च मांसपेशी गतिविधि के दौरान कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की तीव्र सप्लाई कर वो है मायोग्लोबिन। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होता है मायोग्लोबिन। ठीक। अब प्रश्न संख्या हम 4 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि शारीरिक क्रिया के दौरान थकान का कारण होता है। यानी कि अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो उस दौरान थकान का कारण क्या होता है। ड्रेनेलिन, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी। ड्रेनेलिन जैसा कि कोई शब्द नहीं है, शब्द नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सीधा गलत है। अगर हम ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक श्वसन तंत्र कोशिकीय श्वसन के दौरान एक उत्पाद की शारीरिक उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होता है, जो एक वेस्ट गैस होता है। मतलब इसका कोई शरीर में उपयोग नहीं होता, और ये वायु शोषण के दौरान शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और जब हम कोई गतिविधि करते हैं तो वहाँ पे हमारे मसल्स जो काम करते हैं तो उस दौरान हमें एनर्जी वेस्ट होती है। तो जो एनर्जी वेस्ट होती है तो जब जो ऑक्सीजन पहुँचता है तो वही कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो ग्लूकोज होता है पेशियों में ऊर्जा के रूप में, तो वो जब बर्न होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और गैस और पानी में बदलता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उस दौरान कुछ जल की वाष्प भी बाहर निकलती है, तो वो सब उत्पाद के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर हम शारीरिक क्रिया करते रहते हैं तो ये हमारे अंदर जो मांसपेशियों में एक लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। जब लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है तो हमारी जो मांसपेशी संकुचन क्षमता है उसको प्रभावित करने लगती है और संकुचित नहीं होने चाहिए। इससे पेशियों में तनाव सा उत्पन्न होने लगता है और हमारे अंदर थकान की स्थिति आने लगती है। तब तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड है, क्योंकि शारीरिक क्रिया के दौरान पेशियों में ये जमा होने लगता है जिससे हमें थकान सा महसूस होता है। ठीक।
अब हम प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। लंबी दूरी की दौड़ का उदाहरण है, यानी हम लंबी दौड़ दौड़ते हैं तो ऑप्शन में जो चीज़ देगा उसका कौन सा उदाहरण है। एरोबिक क्रिया का उदाहरण है, अनएरोबिक क्रिया का, प्रशिक्षण प्रभाव का, या निरंतरता के प्रभाव का उदाहरण है। लंबी दूरी का तात्पर्य होता है लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का हम जब रन करते हैं तो लंबी दूरी दौड़ होती है। तो अगर हम प्रशिक्षण प्रभाव की बात करें ऑप्शन सी में, तो प्रशिक्षण प्रभाव से तात्पर्य होता है कोई भी काम हो उसको एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रशिक्षण होता है। तो अगर हम लंबी दूरी की दौड़ की बात करें या छोटी दूरी की जैसे 100 मीटर 200 मीटर दूरी की बात करें, या किसी भी और खेल जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, मुक्केबाजी की बात करें, तो यहाँ भी ये प्रशिक्षण प्रभाव लागू होता है। और निरंतरता का प्रभाव किसी भी प्रशिक्षण में, अगर हम बेहतर परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ी को किसी भी स्किल को लगातार उस पर प्रैक्टिस करना होता है, यानी निरंतर वो काम करना होता है, जिससे उसकी प्रभाव से उसके प्रदर्शन में वृद्धि होती है, परफॉर्मेंस बेहतर देता है। और अगर हम ऑप्शन बी अनएरोबिक क्रिया की बात करें, तो अनएरोबिक क्रिया का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई गतिविधि करें, एक्टिविटी करें या एक्सरसाइज करें, तो उसको अनएरोबिक क्रिया की एक्सरसाइज कहेंगे। जैसे कि हम 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ होती है, ये एक प्रकार की अनएरोबिक क्रियाएं होती हैं। इसमें जो होता है ऊर्जा उत्पादन शरीर में मायोग्लोबिन जो होता है, जैसे कि इससे ठीक पहले प्रश्न में मैंने मायोग्लोबिन को पढ़ा, तो इसमें क्या होता है कि मायोग्लोबिन के द्वारा सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऑक्सीजन को जमा किया जाता है और इससे ग्लूकोज बर्न होता है और उससे हमें लैक्टिक एसिड और इससे जो होता है ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन से, न कि जो हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन उस स्थिति में नहीं ले पाते हैं। यानी 100 मीटर की दूरी में जब हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो जो मांसपेशी में मायोग्लोबिन स्थित होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक किण्वन विधि और लैक्टिक अम्ल का निर्माण इन दोनों अनएरोबिक क्रिया में होता है। इसका डिटेल में हम अध्ययन फिजियोलॉजी में करेंगे। और अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन ए एरोबिक क्रिया की बात करें, तो एरोबिक क्रिया से तात्पर्य हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि हवा की उपस्थिति में। तो इस क्रिया को हम वायवीय क्रिया भी कहते हैं, जिससे ग्लूकोज विघटित होना यानी कि टूट जाना, और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है ग्लूकोज, और इससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि जब हम ग्लूकोज से ऑक्सीजन से विघटित होता है, टूटता है, तो उसके अंदर जो होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये क्रियाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, वायवीय क्रिया यानी एरोबिक क्रिया। एक होता है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया द्वारा होता है, और दूसरा होता है एसिटापल एंजाइम क्रिया के द्वारा एक एरोबिक क्रिया संपादित होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एरोबिक क्रिया। तो दोस्तों मैंने 15 जो मेरा सीरीज का 15वां पेपर था उसका पार्ट 1 यहीं तक है, प्रश्न 5 तक। अब अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है या मेरा प्रयास जो होता है पसंद आता है, तो वीडियोज़ को लाइक करें, और इसको अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और दोस्तों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अगला वीडियो जो ही मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो का, और आप लोग उसको देख सकें। तो इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।